ये हमने कर लिया था एफिनिटी वगैरह, ये जो हमने कर लिया था, पुश माइग्रेशन पुल माइग्रेशन भी कर लिया था, और ये मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में बात की थी हमने। यहाँ से शुरू करते हैं, रियल टाइम सीपीयू स्केड्यूलिंग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, रियल टाइम सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? रियल टाइम सिस्टम जो हैं वो ऐसे सिस्टम जो यानी कि जिन जो जो है ना अपने डेडलाइन से पहले अपना रिस्पांस दे दें, डेडलाइन के से पहले अपना रिस्पांस दे दें, ऐसे सिस्टम्स को हम रियल टाइम सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आपने टास्क दिया और आप चाह रहे हो कि उसका जो है ना 3 सेकंड्स के अंदर अंदर उसका जो है वो टास्क पूरा हो जाए और रिजल्ट सामने आ जाए, 3 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए, 3 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए, और 3 सेकंड से अगर ऊपर आएगा तो वो फिर हमारे लिए बेकार होगा आउटपुट। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रियल टाइम सिस्टम, कि जिसके अंदर टाइम जो है ना, टाइम रेस्पॉन्स जो है वो विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट आ जाए, टाइम लिमिटेशन के अंदर जवाब आ जाए, रेस्पॉन्स आ जाए। ऐसे सिस्टम को हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। और उसके लिए सीपीयू स्केजुलिंग भी जो है ना वो अलग होती है। आज की क्लास में हम कुछ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जो कि रियल टाइम के लिए होंगे। ठीक है, इसमें टाइम बहुत मैटर करता है। तो असल चीज़ जो है ना, हमें टाइम के अराउंड में स्केजुलिंग करनी है। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम भी होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम भी होते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है? वो भी रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद, ठीक है ना, वो उसका आउटपुट इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होता। अगर 3 सेकंड गुजर के आउटपुट आया तो बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होगा, लेकिन वो आउटपुट की हमारे लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। और क्रिटिकल सिस्टम आएगा, कोई इंपॉर्टेंट सिस्टम आएगा, कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस आएगा, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो है इसको रोक देगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रोसेस को चला देगा। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर अगर टाइम टाइम लिमिटेशन के अंदर टाइम लिमिटेशन से अगर क्रॉस भी कर जाता है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाऊंगे फॉर एग्जांपल, एक सिस्टम में उसकी 5 सेकंड तक की टाइमिंग है। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर रिप्लाई आना चाहिए, 0 से 5 सेकंड तक, 5 सेकंड के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। लेकिन उसका रिप्लाई फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के बाद आया, ठीक है, लेकिन तो वो रिप्लाई इतना ज़्यादा, मतलब इसमें डिजास्टर तो नहीं होगा, लेकिन वो रिप्लाई हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होगा। और कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी क्रिटिकल रियल टाइम सिस्टम का प्रोसेस दरमियान में आता है तो वो इसको रोक भी देगा। ठीक है, इसको रोक भी देगा और उसको चला देगा। तो क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा इसका अगर वो थोड़ा देर भी हो जाए तो देर होने की वजह से जो जवाब भी आएगा, रिस्पॉन्स भी आएगा, उससे बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होने वाला। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं जो थोड़ा सा टाइम बाउंड्री गुजरने के बाद भी अगर रिस्पॉन्स आता है तो डिजास्टर नहीं होता, बहुत बड़ी तबाही नहीं होती, लेकिन वो आउटपुट इतना यूजफुल नहीं रहता। ऐसे सिस्टम को कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। कुछ होते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर अगर आउटपुट जो है वो टाइम लिमिट के बाद आए, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, बहुत बड़ा जो है फेलियर हो सकता है। 5 सेकंड के बाद आउटपुट आया तो बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। जैसे आप समझो, देखो मिसाइल सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम के अंदर वो मिली सेकेंड काउंट होता है। ठीक है, मिली सेकेंड, अगर थोड़ा सा मिली सेकेंड भी फर्क रह जाता है तो मिसाइल कहीं का कहीं हिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के ऊपर चल रहे होते हैं सारे मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, जहाँ मिली सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर काम हो रहा होता है। तो वहाँ पर तरह से भी जो है ताख़ीर जो है ना वो टॉलरेबल नहीं होती। तो ये दोनों तरह के रियल टाइम सिस्टम होते हैं, सॉफ्ट भी और हार्ड भी। सॉफ्ट के अंदर ये होता है कि बहुत बड़ी तबाही नहीं होती, लेकिन आउटपुट फिर भी बेकार होता है, इतना ज़्यादा काम का नहीं होता। जबकि हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर जो है उसको टाइम कॉन्स्टेंट को नहीं देखा जाए। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम। यस सर। तो डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, डेडलाइन के अंदर जो है सर्विस हो जानी चाहिए। टास्क मस्ट बी सर्विस बाय इट्स डेडलाइन। जो डेडलाइन दी हुई है उस डेडलाइन के अंदर अंदर जो है वो सर्विस हो जाएगी तो ओके है, वरना फिर जो है ना वो बहुत वरना जो है टॉलरेबल नहीं है कि अगर डिले होगा, ज़्यादा डिले होगा तो डेडलाइन के बाद आएगा तो उनको टॉलरेबल नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन होता क्या है कि ज़ाहिर है
लेटेंसीज तो आती हैं, डिले आता है। लेटेंसीज का मतलब क्या, डिले, डिले आ जाता है। ज़्यादातर डिले किस वजह से आता है? एक तो होता है, दो दो वजह से ज़्यादातर डिले आता है। टू टाइप्स की लेटेंसीज होती हैं, एक तो होता है इंटरप्ट लेटेंसी, एक होता है डिस्पैच लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी क्या है? टाइम फ्रॉम अराइवल ऑफ इंटरप्ट टू स्टार्ट द रूटीन डेट सर्विस इंटरप्ट। ठीक है, कि कोई इंटरप्ट लेटेंसी का मतलब यही है कि ज़ाहिर है इंटरप्ट आया कि भाई ये प्रोसेस चलाना है रियल टाइम का, और वो उस प्रोसेस को चलाने के लिए जितनी देर लगेगी, ठीक है, इंटरप्ट आया, इंटरप्ट के बाद वो ज़ाहिर है स्विच करेगा ना, एक से दूसरी तरफ जाएगा। तो इंटरप्ट के बाद से जो प्रोसेस, जो इंटरप्ट को, यानी कि रियल टाइम का कोई इंटरप्ट आया, और रियल टाइम के इंटरप्ट के आने पर उसको जितनी देर लगेगी उसको चलाने में जितनी देर लगेगी, वो कहलाएगी इंटरप्ट लेटेंसी। ठीक है, तो रियल टाइम का कोई इंटरप्ट आएगा, उसको सर्विस देने के अंदर जितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोसेसर कोई काम कर रहा होगा, बीच में रियल टाइम का इंटरप्ट आ गया, और उस रियल टाइम के इंटरप्ट की वजह से वो अपना काम छोड़ेगा और उसको चलाएगा। तो इसको छोड़कर इसको चलाने में जो लेटेंसी आएगी उसको हम कहेंगे इंटरप्ट लेटेंसी, यानी कि ये डिले है। ठीक है, तो ये डिले भी काउंट करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ तो बहुत सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड में, मिली सेकंड में काम होता है, तो ये डिले भी जो है काउंटेबल होता है। दूसरा डिले क्या आ सकता है, डिस्पैच लेटेंसी का। टाइम फॉर शेड्यूल टेक करंट प्रोसेस ऑफ सीपीयू एंड स्विच टू अनदर, यानी कि ये प्रोसेस एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस के ऊपर जो चलाया है, ठीक है, इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो रखवाया, सेव करवाया जाएगा, फिर रियल टाइम का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्पैच लेटेंसी है, सीपीयू जो है एक को छोड़ के दूसरे को जब एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने काम करेगा, पहले वाली इन्फॉर्मेशन को सेव करेगा, दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन को लोड करेगा, ऐसे इसको कहेंगे डिस्पैच लेटेंसी। तो ये भी लेटेंसी होती है, ठीक है, ये से भी डिले आता है। तो होता है क्या है कि इंटरप्ट और डिस्पैच लेटेंसी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे डायग्राम में भी यहाँ दिखाया गया है, अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है कि टास्क टी रनिंग, एक टास्क है वो रन होना, वो चल रहा था, कोई भी टास्क सीपीयू चला रहा था, इंटरप्ट आया। ठीक है, इंटरप्ट आया, इंटरप्ट किस लिए आया कि भाई रियल टाइम सिस्टम, कोई रियल टाइम का कोई टास्क है वो चलाना है। तो वो देखेगा भाई कौन सा टाइप का इंटरप्ट आया है, क्या रियल टाइम का है, किसका है। तो वो जो टास्क चल रहा था उसको रोकेगा, इंटरप्ट को चेक करेगा, फिर कॉन्टेक्ट स्विचिंग करेगा। कॉन्टेक्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि वो उसको पुराने वाले जो प्रोसेस चल रहा था उसको सेव करेगा, और नए वाले प्रोसेस को लोड करेगा, उसको कहेंगे कॉन्टेक्ट स्विचिंग। ठीक है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग करेगा, और फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उस इंटरप्ट को चलाएगा जिस जिस चीज़ का वो इंटरप्ट आया है, ठीक है, उसकी रूटीन चलाएगा, वो प्रोग्राम चला देगा जिस प्रोग्राम को चलने को कहा गया। तो ये पूरा जो है ना, ये इंटरप्ट लेटेंसी कहलाता है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन शो कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेटेंसी है, ये इंटरप्ट लेटेंसी कहलाती है, कि इतनी देर तक जो है ना वेट करना पड़ेगा। ज़ाहिर है फ़ौरन तो ये काम नहीं होगा, थोड़ा सा होता तो वैसे फ़ौरन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है रियल टाइम सिस्टम के अंदर ये टाइम भी काउंट होता है। तो ये लेटेंसी भी कम से कम होनी चाहिए, वरना जो है ना वो हो सकता है रियल टाइम सिस्टम जो है अपनी डेडलाइन क्रॉस कर जाए, इसको भी जो है कम से कम रखना होता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। इसके बाद स्केजुलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15-20 मिनट का नमाज पढ़ लेते हैं, इसमें 1:25 हो रहा है, इसके बाद